और अब खास बात की तफसील। मुंबई में यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। शहर के अहम मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी अमले को तैनात किया गया है। तमाम गाड़ियों और आने जाने वालों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। मुंबई के डीसीपी प्रणय अशोक ने कल की सिक्योरिटी के हवाले से मीडिया को तफसीलात भी फराहम की हैं। 15 अगस्त 2019 भारतीय स्वतंत्रता दिवस भय रहित व शांति के माहौल में मनाया जाए, इसके लिए मुंबई पुलिस की तरफ से 40,000 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी बंदोबस्त के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। बृहन मुंबई में सुरक्षा का माहौल और बलकट करने के लिए विशेष पथक जैसे कि SRPF, सशस्त्र दल, दंगल नियंत्रण पथक, जलद प्रतिसाद पथक, BTDS, विशेष शाखा, गुने शाखा, मुंबई वाहतुक शाखा और होमगार्ड्स इन्हें भी तैनात किया गया है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण ठिकान जैसे कि जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, मंत्रालय, गिरगांव चौपाटी और मॉल्स, बाजार, इन सभी जगहों पे विशेष पथक गश्ती के लिए तैनात किए गए हैं। उनके साथ CCTV कवरेज भी वहाँ पे दिया गया है। सभी होटल्स, लॉजेस, इनको भी कई बार तपास इनकी भी शुरू की गई है। मुंबई वाहतुक शाखा की तरफ से स्पेशल नाकाबंदी आयोजन किया गया है और ड्रंकन ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग के अगेंस्ट इनकी मुहिम चालू है। सभी नागरिकों से आह्वान है कि आपको अगर कोई भी संवेदनशील या कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति के वस्तु ऐसा अगर सामने आपके आता है तो आप जल्दी से जल्दी हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करें। नागपुर में भी स्कूली बच्चों ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार सखावती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी और फिल्म अदाकार और बीजेपी के लीडर सनी देओल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सनी देओल ने बच्चों के साथ अखंड भारत संकल्प दिवस भी खूब मनाया। सर्व शिक्षक मुझे पूरा यकीन होता है कि अखंड भारत पक्का बनेगा। हमें याद करना है कि 15 अगस्त हमें आजादी कैसे मिली और क्यों मिली। हमें भगत सिंह जी को याद करना है, चंद्रशेखर जी को याद करना है, गांधी जी को याद करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर शिवसेना की तरफ से जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के पंजाब के कई कारकुन भी इस एहतजाजी रैली में शामिल रहे। बाद में शिवसेना के एक कारकुन कश्मीरवादी की तरफ रवाना हो गए। इनका कहना था कि वो श्रीनगर के लाल चौक में कल तिरंगा लहराएंगे। इन लोगों का कहना है कि इस साल की यौम आज़ादी की तकरीब ज्यादा अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर को दफा 370 से निजात मिल गई है। जम्मू कश्मीर की धरती पर जो हमारे पंजाब से और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। पंजाब से पंजाब शिवसेना बाला साहब ठाकरे के प्रधान योगराज जी हमारे साथ हैं। इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि यहाँ धारा 370 हटने और 35A का स्वागत करते हुए कश्मीर के लिए कूच करने पर लाल चौक पर तिरंगा झड़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। माना कि हमें 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, मगर पिछले 7 दशकों से, पिछले 70 सालों से कश्मीर के हुक्मरान जितने भी हैं, जितने कश्मीर के नेता हैं, जम्मू को अपना गुलाम समझते थे। जम्मू के साथ भेदभावपूर्ण की नीति अपनाई जाती थी। जब से 5 अगस्त और 6 अगस्त को राज्यसभा
और लोकसभा के अंदर धारा 370 को निष्प्रभावी होने और भारतीय संविधान यहां पर लागू हुआ है, उसके बाद जम्मू पूर्व खित्ते के पूरी जनता को आज आजादी देखने का मौका मिला है। आज हम हर तरफ से आजाद हैं। अब हमें पूर्ण आजादी मिली है और पूर्ण आजादी का पहला जश्न अपना स्वतंत्रता दिवस का देश का सबसे बड़ा पर्व हम लाल चौक के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर मनाना चाहते हैं। आज हम तमाम यहां से शिव सैनिक पंजाब इकाई और जम्मू कश्मीर के इकाई एक साथ यहां से श्रीनगर के लाल चौक पर कूच कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमें सहयोग करेगा। किसी तरह की लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए वो अड़चनें पैदा नहीं की जाएंगी जो कश्मीरी नेता हमारे लिए करते थे। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान से शिवसेना हमेशा ये आवाज बुलंद करती रही है। आज देश के लोगों का एक ऐसा सपना पूरा हुआ जिसके बारे में हर नौजवान, हर देशवासी उत्सव मना रहा है। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज शिवसेना पंजाब के जो कुछ पदाधिकारी हैं, बाकियों को तो सरकार ने, मौजूदा पंजाब की गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया, रास्ते में पकड़ लिया, लेकिन जितने भी लोग पंजाब से जहां आए हैं, हमारा सौभाग्य है मनीष साहनी जी के नेतृत्व में अगर हमें जहां का प्रशासन श्रीनगर जाने का मौका दे तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। महाराष्ट्र के रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने प्रोटोकॉल को तोड़कर सैलाब मुतासिरीन की मदद की। अकोला से खुसूसी मेडिकल टीम तैयार कर पाटिल ने सांगली और कोल्हापुर के इलाकों में तिब्बी इमदाद मुहैया कराने का काम किया। पेश है हमारे साथी रिजवान खान की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सतारा, सांगली और कोल्हापुर में सैलाब ज़दा मुतासिरीन के लिए इमदाद का सिलसिला रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से लगातार जारी है और ऐसे में रियासती वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने अकोला से मुतासिरीन के लिए इमदाद पहुंचाने का काम किया है। पाटिल खुद भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और मुसीबत की इस घड़ी में पाटिल ने अपने दीगर डॉक्टर्स के साथ मुतासिरीन के लिए बाकायदा एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जिससे मकामी लोग बड़े पैमाने पर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और इस कोशिश की खूब सताइश भी कर रहे हैं। खूपच छान ह्यांनी हे घेतलेलं आहे हे कार्यक्रम। असं म्हणजे जे आजारी आहे ना त्यांना बाहेर जाता येत नाही, त्यांना इथं औषध पोहोचवले ते चांगली गोष्ट आहे। अकोल्यावरून 800 किलोमीटरवरून इथपर्यंत आमच्यापर्यंत समाजापर्यंत तुम्ही आला, या गावकऱ्यांच्या पूरग्रस्तापर्यंत तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचलात आणि त्यातनं तुम्ही सगळ्या गोष्टी आम्हाला उपक्रमात किंवा आम्हाला सेवा दिली आणि ह्यासाठी तुम्ही समाजसेवा म्हणून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने उपस्थित राहिला, त्यासाठी कोटी कोटी प्रणाम करतो तुम्हाला। अकोला से मेडिकल की टीम में कई माहिर डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, जबकि 2 एम्बुलेंस और फर्स्ट एड के साथ मुख्तलिफ अमराज की दवाइयां भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं। वाज़ेह है कि डॉक्टर रंजीत पाटिल ने रियासत में सबसे पहले अपनी 1 महीने की आमदनी मुतासिरीन की मदद के लिए वक्फ करने का भी ऐलान किया था। अकोला इथून आम्ही 8 जणांची डॉक्टरांची टीम, त्यासोबत 2 फार्मासिस्ट, साधारणतः 3-4 हजार लोकांना 3-4 दिवस पुरेल असं साथीच्या रोगांचं आणि अशा पूर परिस्थितीमध्ये निर्माण होणाऱ्या पुराच्या नंतर सुद्धा जी साथीची रोग होतात त्यांच्यासाठी औषधी, त्यासोबत पॅरामेडिकल स्टाफ, 2 ॲम्ब्युलन्स काही तातडीनं आणायचं असलं तर त्यासोबत ऑक्सिजन, फर्स्ट एडच्या सगळ्या मेजर्स आणि त्या शिफ्टिंगमध्ये असणाऱ्या ज्या काही रेस्क्यूचे मेजर्स असतात त्या सगळ्यांना घेऊन आम्ही इथून निघालेलो। डॉक्टर्स की ये टीम सांगली के भेलेवाड़ी में मौजूद है, जहां सैकड़ों लोग तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना यही है कि मेडिकल के अलावा दीगर इक़दामात उठाना बेहद जरूरी है, तब जाकर यहां पर जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट सकती है और इसके लिए सभी की कोशिशें कारआमद साबित होंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और इस साल महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। इसके बायस कोल्हापुर, सांगली, सतारा वगैरह में पीने के साफ पानी का मसला भी है। इसी के पेश नज़र वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनों ने मुतासरा इलाकों में आवाम को पीने का साफ पानी सप्लाई किया। वंचित अघाड़ी के कारकुनों का कहना है कि महाराष्ट्र पानी पानी हो गया है, लेकिन आवाम को साफ पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। इसी को देखते हुए पार्टी सत्र की हिदायत के बाद मुतासरा इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। वंचित आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने भारी बहुजन महासंघ आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ज्या ठिकाणी अतिशय गंभीर पूर परिस्थिती आहे, तिथं पुराचं तर पाणी भरपूर आहे, पण खाद्यपदार्थाचे अनेक जण वाटप करायला लागलेत, पण पिण्यासाठीच पाणी नाही। शुद्ध पाणी आहे ते आम्हाला देऊन इथं सहकार्य केलेलं आहे।
त्या पद्धतीनं आम्ही जितकं आमच्या पद्धतीनं सहकार्य करायचं हे असेल ते आम्ही करत आहोत। और वहीं सबके बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब से मुतासर अफराद को आज जरूरी अशिया फराहम की गई है। सैलाब मुतासरीन को इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों और बाजाबातकारी सेंटर्स में रखा गया। समाजी तंजीमों ने आज मुतासरीन में कपड़े और कंबल भी तकसीम किए। मुतासरीन का मुतालबा है कि उनकी जल्द से जल्द बाजाबातकारी की जाए, जो भी उनका नुकसान है उसका मुआवजा भी दिया जाए। मुतासरीन का यह भी कहना है कि इस सैलाब में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। त्यापेक्षा आमच्या गावाला भरपूर पूर आलेला आहे। आजपत्र आम्हाला कळत्यास कधी आलेलाच नाही, जिथं येत नाही तिथं पाणी आलेलं आहे आणि आमच्या मुलाबाळांचा हाल वनवत झालं तरी सुद्धा आमच्या कवडीच्या माणसांनी सगळ्या आमच्या पंचायतीमधल्या हितल्या लोकांनी आम्हाला सगळं सहकार्य केलं। इथं पुत्र आणण्याची व्यवस्था केली, आम्हाला इथं सगळं त्यांनी सोय केली, आणा पाण्याची हातरून कांबरण्याची सगळी शिस्त केली आणि इथनं आम्हाला काय माझं म्हणणं आहे फक्त आम्हाला पुनर्वसन करावं। जहां महाराष्ट्र के कई इलाकों में सैलाब का कहर देखा जा रहा है, वहीं कई अजला खुश्क साली की मार भी झेल रहे हैं और इसकी वजह से किसानों को कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। उनकी फसल बर्बाद होकर रह गई है। दूध और सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा ही हो रहा है। उधर वजीर ज़राअत का कहना है कि हुकूमत लोगों की आसानी के लिए हर कदम उठा रही है, साथ ही किसानों के मसाइल को भी तरजीहाती बुनियादों पर हल किया जा रहा है। और सातारा सांगली इस एरिया में जो महाभयानक बाढ़ आई है उसकी वजह से 4 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान हुआ है और उसमें जो हॉर्टिकल्चर है वैसे ही जिरायती बागायती सभी एग्रीकल्चर का कंटिन्यूस 7 दिन तक वहाँ पे पानी जमा रहने के कारण उसका नुकसान हुआ है और एनडीआरएफ के नॉर्म के हिसाब से हम सभी काश्तकारों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैं 19 तारीख को सातारा, सांगली और कोल्हापुर के एरिया में खुद जाने वाला हूं। अभी बाढ़ कम होने के बाद में अभी हम हमारा सर्वेक्षण शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली में ईद उल अजहा के मौके पर 2 ग्रुपों में हुए तनाज़े के मामले में खुद पुलिस ने अपने 3 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। इन तीनों पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ हालात कंट्रोल करते वक्त अवाम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पुलिस के कुछ जवान जानबूझकर अवाम की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दिए और इसके बाद खुद पुलिस महकमे ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि ईद उल अजहा के मौके पर पेश आए वाक़े के बाद हालात अब पूरी तरह से मामूल पर आ चुके हैं। औरंगाबाद पे मुतादिद अदबी अंजुमनों, मुशायरों और सकाफती प्रोग्रामों का गवाह रहा सिडको नाट्यगृह अब आवाम के लिए बंद कर दिया गया। बाहर से बेहद खूबसूरत नजर आने वाला ये हॉल अंदर से उतना ही खस्ता हाल हो चुका है। कल्चर हॉल की छत जगह जगह से झड़ रही है, यहां तक कि छत से पानी टपक रहा है। इसके अलावा मुनासिब देखरेख न होने की वजह से इस हॉल में किसी भी बड़े हादसे का खतरा भी बना हुआ है। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हॉल को सील कर दिया। औरंगाबाद के मेयर नंद कुमार घुड़ीले का कहना है कि इस हॉल पर कॉर्पोरेशन को लाखों रुपए सर्व करने पड़ रहे हैं, इसलिए अब इसकी निजकारी का फैसला किया गया है। तो अंडर मेंटेनेंस है। दूसरी बात है 3 लाख रुपए पर मंथ, 35 से 36 लाख रुपए सालाना सिडको नाट्यगृह में हमको नुकसान है, लॉस है। लेकिन कोई यूनिट जो है तो प्रॉफिट लॉस की बात हम नहीं कहते, प्रॉफिट मिलना चाहिए ये हमारी भावना कभी नहीं है, लेकिन कम से कम नुकसान भी नहीं होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पर कुछ हमारे यूनिट लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें का एक प्रयास है सिडको ऑडिटोरियम का प्राइवेटिज्म करना। उसकी छत गिर रही है, अंडर रिपेयर है, उसमें कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सिडको नाट्यगृह वेयर इज एज इट इज़, जैसा है वैसे ही हम किसी खासगी कंपनी को इस तरीके का चलाने के लिए ऑफर मंगा रहे हैं। नांदेड़ के गुरु गोबिंद सिंह मेमोरियल अस्पताल को एक बड़े अस्पताल के मुकाम से हटाकर जनरल ओपीडी में मुंतकिल किया गया। दूसरी जानब
नांदेड़ के जिला सरकारी अस्पताल का नाम बदलकर उसे शहर से दूर विष्णुपुरी के मुकाम पर मुंतकिल किया गया। गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल से तिब्बी अमले को भी कम करके दीगर मुकामात पर मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से शहर के गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मसले के हल के लिए नागरिकता समिति की जानिब से इन दिनों जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। मुजाहिरीन जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम देकर जल्द से जल्द गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में तमामतर तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। अथॉराइज स्टाफ है, वो स्टाफ को इधर उधर उन्होंने भेज दिया है। कुछ लोगों को ओपीडी में उन्होंने जो है कुछ ये कर दिया है, उनको डेप्यूट कर दिया है। लेकिन यहाँ से 150-200 नर्सेज जो है अलग अलग ठीक कहाँ पर भेजा है मुझे नहीं मालूम। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर इस महानगर पालिका के अंदर जो लोग हैं उनका जो हेल्थ है, उनका जो आरोग्य है, उसके बारे में उनको ख्याल करना चाहिए ना। चले जाओ वहाँ पर विष्णुपुरी को जाओ और वहाँ पर बड़ा अस्पताल है। अरे भाई, यहाँ पर गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले वो कैसे जा सकते हैं? एक आदमी को जाने के लिए 100 रुपये लगते हैं, आने के 100 रुपये, और ज़्यादा लोग हैं, रोज़ आना जाना, ये सब बहुत गलत चीज़ है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरों को तफसील से जानेंगे। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक 58 हलाकतें हो चुकी हैं। सैलाब की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान की भी इत्तलात है। और चलिए, कल चूंकि जश्न आज़ादी भी है और वहां पर सैलाब की भी तबाहकारियां जारी हैं, तमाम तर चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु में मौजूद हमारे साथी रऊफ अहमद का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो सैलाब के बारे में कि आज क्या सूरत हाल रही, और फिर दूसरी जानिब कल किस तरह के जो सिक्योरिटी बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। जी देखिए, जहां तक सैलाब का सवाल है, आज दोबारा जो है रियासत के कूरग और चिकमंगलुरु अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशन गोई की है। ये दूसरी जानिब जो है रियासत के शुमाली अजला में जो है सैलाब की सतह कम हो चुकी है, हालात काबू में है, लेकिन जो तबाही और बर्बादी हुई है उससे अभी भी जो है लोगों में परेशानी है। अभी भी जो है लोग रिलीफ सेंटर्स में मौजूद हैं। अभी भी जो है काफी यहाँ पे माली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अब तक जो है 58 हलाकतें इस पूरे सैलाब और मसलसल बारिश से हुई हैं, और इस पर काबू पाने के लिए मुतालिबा किया जा रहा है, और खास तौर पर मरकजी हुकूमत से खुसूसी पैकेज फराहम करने का मुतालिबा किया जा रहा है कांग्रेस और जेडीएस की जानिब से। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन ये पहला ऐसा मौका होगा कि यहाँ पर जो है हुकूमत रहने के बावजूद जो है वज़रा जो है अपने अपने अजला में, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट में सिर्फ वजीर आला येडियुरप्पा हैं, बाकी ये कैबिनेट जो है नामुकम्मल है। एक रुकनी कैबिनेट है रियासत की, और वजीर आला जो है परचम कुशाई करने वाले हैं। बहरहाल एक जानिब सैलाब से रियासत मुतासिर है, तो दूसरी जानिब सियासी हालात भी जो है रियासत के ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी रऊफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तमाम चीजों को देखते हुए कल के लिए क्या कुछ वहां पर खास बंदोबस्त किए गए हैं? जी देखिए, जहां तक बेंगलोर का सवाल है, यहाँ पर मानिक शाह परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर तैयारियां हो चुकी हैं। बारिश की वजह से बारिश रुकावट पैदा कर सकती है, क्योंकि आज शाम से फिर दोबारा शहर बेंगलोर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। देखना ये होगा कि कल तक इसकी क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल यौम आज़ादी की तैयारियां जो हैं यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं, और पुरअमन तरीके से आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, और इस सिलसिले में जो है तमाम हुक्काम और तमाम महकमों को जरूरी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर कर्नाटक को अजीब सी सूरत हाल का सामना है। जैसा कि हमारे साथी रऊफ ने भी बताया था कि तश्कील रियासत के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब असेंबली के कारगर रहने के बावजूद तमाम अजला हेडक्वार्टर्स पर मरकजी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर्स परचम कुशाई करेंगे। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर परचम कुशाई करते हैं। मौजूदा हुकूमत में अभी कैबिनेट की तश्कील ही नहीं हो पाई है, इसीलिए परचम कुशाई की रस्म डिप्टी कमिश्नर अंजाम देंगे।
यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला BS येदियुरप्पा बेंगलुरु के मानिक शाह ग्राउंड पर सरकारी तकरीब में परचम कुशाई करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। लेकिन इस दिन उनके किसी साथी को अजला में ये शर्फ हासिल नहीं हो पाएगा। माजी में भी 2 मरतबा डिप्टी कमिश्नर्स यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई कर चुके हैं, ताहम दोनों मरतबा कर्नाटक में सदर राज नाफिज था। वहीं कर्नाटक के रायचूर के कानून साज काउंसिल के रुकन बोस राजू और साबिक रुकन पार्लियामेंट BV नायक ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम होने का मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर बोस राजू और BV नायक आज कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों और खासतौर पर शुमाली कर्नाटक में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। कई हजार एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन येदियुरप्पा ज़ेर क़यादत रियासत की BJP हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है।